करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। बेटा आपस में डिस्कशन क्या कर रहा है? सॉरी है, बाद में कर लेना काम की बात। बेटा तू काम की करता है, बिना काम की थोड़ी करता है। देखना बेटा, इधर देखना इधर। पहली बात, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था बहुत पावरफुल थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्या बताया था बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या थी, अब मैं उसको डिटेल से, जो जो केस बन रहे हैं आपके एग्जाम में वो देख रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसका मैंने जनरल जो स्टेटमेंट दिया था वो कुछ ऐसा दिया था कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a to b, then इंटीग्रल ऑफ a to b fx, ये स्मॉल fx है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया था आपको याद हो तो, याद हो तो, कि f कैपिटल F b माइनस कैपिटल F a, इफ ए, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को क्या बोला गया है? कैपिटल एफ एक्स। क्या बोला गया बेटा? कैपिटल, या इसी को बोलना चाहे कि इस एफ का डेरिवेटिव करने पर, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाए बेटा? स्मॉल एफ, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ही तो है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। ये सोल्व, कंफ्यूज हो रहे तो जी लिख लो इसको, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, फिर जी क्या है बेटा? इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ। और इसका मतलब क्या है? जी को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? स्मॉल एफ एक्स। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या कहलाती है? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहलाती है, कि यदि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पता है तो आप डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a to b। ए क्या कहलाती थी बेटा? लोअर लिमिट। क्या कहलाती थी? लोअर लिमिट। और ये जो बी क्या कहलाती थी? ये अपर लिमिट कहलाती थी। मैं कुछ डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सुनते रहो बेटा। और ये एफ एक्स को क्या कहते थे बेटा? इंटीग्रांड। और किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं बेटा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बात क्या है, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है क्लोज इंटरवल a कोमा b में, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए? मान लेते हैं फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस एफ एक्स इज क्लोज में कॉन्टिन्यूस नहीं है, ओपन में कॉन्टिन्यूस है। इसमें कॉन्टिन्यूस है बेटा। या फिर मान लेते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ए पे डिफाइन ही नहीं है और बी पे डिफाइन है। ये हो सकता है बेटा कि बी पे कॉन्टिन्यूस हो और ए पे कॉन्टिन्यूस ना हो। और ये बी पे कॉन्टिन्यूस किस साइड से? लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है। क्या है? लेफ्ट साइड से। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, इस क्वेश्चन में देखा जीरो पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पे तो ये डिफाइंड नहीं है। यस और नो? ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, देखना। ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। कॉन्टिन्यूटी की तो दूर की बात, क्योंकि लॉग फंक्शन जीरो पे क्या होता है? अनडिफाइंड। एल जीरो की वैल्यू क्या होती है? यदि एल का ग्राफ आता है तो आपको, एल का ग्राफ आता है तो जीरो पर वैल्यू क्या आती है बेटा? माइनस इन्फिनिटी। क्या आती है बेटा? माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जीरो पर वैल्यू क्या आती है? माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि वन पर वैल्यू क्या आती है बेटा? एल की जीरो। और जैसे जैसे जीरो के पास जाते हैं तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होते हैं और रेपिडली नेगेटिव होने लगते हैं। यस और नो? तो जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है तो क्या करें? क्या सोचा, क्या एल्गोरिथम बनाई जानी चाहिए? देखो, ए पर क्या है? डिफाइंड नहीं है, बी पे डिफाइंड है। बी पे क्या है? डिफाइंड। तो इसको कैसे टैकल करते हैं बेटा? एफ एक्स डी एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं बेटा? ए से बी। इंडेफिनेट इंटीग्रल तो निकालेंगे, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है बेटा? जी एक्स। क्या है? जी एक्स। बट आप ये तो पुट कर ही नहीं सकते हो ना, जी एक्स सर लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट। ये तो कर ही नहीं सकते हो टेक्निकल तरीके से। क्यों? क्योंकि ए पे डिफाइंड ही नहीं है, ए पे ये डिफाइंड ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? ये बेटा इधर बोर्ड की तरफ देख लो, क्योंकि मुझे पता है ये ए पे क्या है? डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको टेक्निकल तरीके से किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो आगे बताऊंगा, बट इस तरीके से कैसे किया जाता है जिस पर डिफाइंड नहीं है। तो ए पे तो डिफाइंड नहीं है, बट ए के राइट में तो डिफाइंड है।
ए खुद पे तो डिफाइंड नहीं बट जस्ट राइट में तो डिफाइंड है। जैसे एल एन एक्स है वो जीरो पे डिफाइंड नहीं बट 0.1 पे डिफाइंड है, 0.01 पे डिफाइंड है। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, ए पे डिफाइंड नहीं है बट ए के राइट में डिफाइंड है, तो आप लिमिट का यूज करोगे ए प्लस। क्या यूज करोगे? ए प्लस। क्या करोगे? ए प्लस। इस बात का मतलब क्या है, एक बार इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो जी ऑफ बी, जी ऑफ बी तो फाइनाइट वैल्यू आएगी क्योंकि बी पे क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, बट ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ए पे क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे बेटा? राइट हैंड लिमिट। तो आपको क्या आंसर आएगा बेटा, जीबी। और इसको सिंबलिक करें तो क्या आएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस जी ऑफ एक्स। हम जी पर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे ए पर, बट उसके राइट में लिमिटिंग वैल्यू जरूर निकाल पाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, डिफाइंड है। क्या है? डिफाइंड। अब इस बात का यूज कैसे करना है, मैं यूज बता रहा हूं, देखना। आप इस क्वेश्चन को करते हो बेटा, इस क्वेश्चन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह कैसे सोल्व करेंगे बेटा, तो जिस पर डिफाइंड नहीं है उस पर लिमिट ले लो। क्या ले लो बेटा? जैसे ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था तो ए पर हम क्या निकाल ली, जी एक्स की राइट हैंड लिमिट निकाल ली, जी एक्स की क्या निकाल ली, राइट हैंड लिमिट। यदि ऐसा होता बेटा, थर्ड पार्ट में बनाता हूं बेटा, इधर देखना बेटा, यदि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ए पे होता और बी पे नहीं होता बेटा, ए पे कॉन्टिन्यूस है, बी पे नहीं है, और ए पे कॉन्टिन्यूस है, तो इस केस में यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करोगे बेटा, फोर पार्ट तो वही है, क्या करेंगे बेटा, इंडेफिनेट करेंगे, वो क्या आएगा बेटा, जी एक्स। और बेटा यहाँ बेटा बी पे तो क्या है बेटा, ए पे तो कॉन्टिन्यूस है, तो ए में तो एज इट इज पुट करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये छोड़ दो, बट बी ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा, बी माइनस, क्योंकि बी के लेफ्ट में आना अलाउ है, क्योंकि यहाँ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, तो बी के लेफ्ट में आ सकते हैं, बी के लेफ्ट में आ सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बी माइनस माइनस जी ऑफ ए, और इसको लिमिट के टर्म्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। समझ में आ गया बेटा पीछे? समझ में आ गया? और थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, यदि ए पे भी डिसकंटिन्यूस है और बी पे भी डिसकंटिन्यूस है, एफ एक्स सिर्फ कहाँ कॉन्टिन्यूस है बेटा, ए पे भी डिसकंटिन्यूस है और बी पे भी डिसकंटिन्यूस है और बीच में कॉन्टिन्यूस हो, बीच में तो है ना, किसमें है बेटा, बीच में कॉन्टिन्यूस होना तो मस्ट है, अदरवाइज क्या करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस केस में क्या करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह सोल्व करोगे जी एक्स, बट ये ए पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या करोगे बेटा, ए प्लस यूज करोगे, और बी पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या यूज करोगे बेटा, बी माइनस। क्या यूज करोगे? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे तो बी तो पुट नहीं कर सकते बट बी माइनस पुट कर सकते हो, और ए पुट नहीं कर सकते, क्या पुट कर सकते हो, ए प्लस। और इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट बी, और इसका मतलब क्या है बेटा, ए की वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू किधर निकालना, राइट में, किसके राइट में, ए के राइट में, तो यहाँ क्या है बेटा, राइट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से यदि कोई केसेस आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो या तो इस तरीके से टैकल होगा, या इस तरीके से होगा, या इस तरीके से टैकल होगा, या फिर इस तरीके से टैकल होगा। समझ में आ गया? यस और दो, बोलो, बोलो, लिखो। जानबूझ के करवा रहा हूँ, जो आज आज का जो लेक्चर है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एरिया को रिलेट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, वही बताने जा रहा हूँ, सुन लो। होमवर्क करके लिया, देखा ना?
हुआ नहीं। 10 क्यूब एक्स नहीं हुआ। इक्वेशन नहीं किया ना तूने। पूरा भी नहीं है। हाँ, पार्ट्स कर ले, क्या दिक्कत है, एक बार तो सारे करेगा। है बेटा, एक बार तो सारे करेगा। कब कर देगा? कल क्या दिखा, आज का काम था ना ये तो। हाँ, ये काम आज का था ना, कल का था ही नहीं। किधर आएगा? तूने क्या लिखा है? इसमें माइनस साइन क्या गया, कहाँ गया इसका? और इंटीग्रेशन कहाँ गया? सेपरेट सॉल्व करना है तो फिर सेपरेट सोल्व कर, तो I1 I2 कुछ मान और ये लिमिट पुट कर दी इसमें। कहाँ पुट की? कहाँ पुट की? तो हो उसमें। अच्छा, तो बता तो सुनो, प्रॉपर तरीके से तो लिखे, यहाँ पुट किया है तो पाई पुट 0 0 बन जाएगा ना। हाँ ये तो सही है। प्रॉपर तरीके से कर थोड़ा सा। और ये समझ रहे हैं मेरी बात? और ये क्वेश्चन नहीं हुआ 10 क्यूब एक्स वाला? ये हो गया। 10 एक्स का डेरिवेटिव क्या, sec²x। फिर यहाँ तो गलती कर दी। यहाँ क्या किया? 10 एक्स का डेरिवेटिव थोड़ी आता है, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आता है। क्या कर रहे थे? बाई पार्ट्स किसको फर्स्ट फंक्शन माना है, किसको सेकंड माना है? कहाँ किया था तुमने, किया ही नहीं आगे। मेरी बात समझ रहा है? जेन्युइन तरीके से ले, और जो डाउट आए वो पूछ। और देखो मैंने देख लिया 10 क्यूब एक्स में तेरे से करवाऊंगा तो नहीं होगा। तो कल, अभी पूछ लेना, एक बार घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है? बीच बीच में छोड़ के मत कर बेटा, ये दूसरी बार में करते हैं, पहली बार में सारे कर। हाँ बेटा। अब देखना, अभी तक आपको ये नहीं पता कि यार डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों रिप्रेजेंट करता है। यदि वो पता लग गया है तो चैप्टर या अगला चैप्टर, 2 चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कि सब टीचर ये बोलते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता, पहली बात तो क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है? एरिया। एरिया तो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? क्या रिप्रेजेंट करता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। अब इस बात का मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है? एरिया तो तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो बेटा, नॉन नेगेटिव फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, एफ एक्स। बट उन बातों को छोड़ो, पहले समझो पहली बात क्यों रिप्रेजेंट करता है बेटा। ध्यान से सुनना, कि लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे एक बार। बेटा समझना जरूरी है एक बार, लिखने पे ध्यान मत दो ना। फिर बार बार पूछोगे कि सर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करेंगे फिर हम। इधर देखना बेटा, फिर मैं लिखवाऊंगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई टीचर पूछ ले क्या रिप्रेजेंट करता है, A to B, इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स, इसकी वैल्यू जो आएगी, जैसे मैं ऐसे कर देता हूं, 2 से 3 1 dx, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने बोला कि सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे 3, लोअर लिमिट पुट करेंगे 2, तो 3 - 2 क्या आएगा 1। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करती है, इट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करती है? अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय
इट रिप्रेजेंट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, किसका अलजेब्रिक सम, किसका एरिया, किससे बाउंडेड होना चाहिए वो एरिया, बाउंडेड बाई एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस विद द लाइंस x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू आई है 1, वो किसको रिप्रेजेंट करता है इन जनरल, यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स का कोई ग्राफ होगा, वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट समझने के लिए क्या मानता हूं मैं, ऊपर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ऊपर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक को भूल जाओ एक बार, सम ऑफ एरियाज, कौन सा एरिया, बाउंडेड बाई एफ एक्स, एफ एक्स तो ये है, किसके साथ बेटा, किस किस से बाउंडेड होना चाहिए, ऊपर से एक तरफ से एक्स एक्सिस से बाउंडेड होगा, एक तरफ से एफ एक्स से, किसके बीच में होगा बेटा, जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, किस इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई लाइन होगी एक्स इक्वल टू ए, लाइन कैसी होती है बेटा, वर्टिकल, कैसी होती है, क्योंकि उसमें एक्स क्या रहता है फिक्स और वाई चेंज होता है, और एक्स इक्वल टू बी, इनके बीच में जितना भी बाउंडेड एरिया है वो कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया, क्यों रिप्रेजेंट करती है वो भी मैं जस्टिफिकेशन दूंगा, बट इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, इसका जो एरिया जाएगा, कौन सा एरिया, अलजेब्रिक एरिया, कौन सा एरिया बेटा, अलजेब्रिक एरिया, जो भी इसका अलजेब्रिक एरिया आएगा, इस उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू के इक्वल होगी। कैसे बेटा, इधर देखना, इस पे आओ बेटा, वन, वन क्या होता है बेटा, वन तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, वन तो क्या होता है बेटा, भाई एफ एक्स इक्वल टू वन कैसे प्लॉट करोगे बताना बेटा, वाई इक्वल टू वन कैसे प्लॉट करोगे, वाई इक्वल टू वन कैसी लाइन है बेटा, हॉरिजॉन्टल, कैसी है बेटा, तो वाई इक्वल टू वन लाइन की हो गई। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है बेटा, ये फ्लैट है, ये कर्वेचर लिया था मैंने इन जनरल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बीच में और इसके बीच में एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कहां से कहां तक बेटा, एक्स इक्वल टू टू से, एक्स इक्वल टू टू से, एक्स इक्वल टू टू से एक्स इक्वल टू थ्री के बीच में। तो आप बताओ ये एरिया कितना आएगा, और ये वाई इक्वल टू वन लाइन है, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया बेटा, क्या बन गया, तो ये बताओ ये लेंथ कितनी हो गई, थ्री माइनस टू वन, और ये हाइट कितनी हो गई बेटा, वन, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एरिया वन इंटू वन वन, और आपका आंसर भी क्या है बेटा वन। समझ में आया, तो इसी क्वेश्चन को मैं ये कर देता तो आंसर क्या आता, तो आंसर क्या आ जाता है, माइनस बाहर दे लोगे तो क्या आएगा बेटा, टू से थ्री, वन डी एक्स, तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस वन, क्या आएगा बेटा, यदि यहाँ वन आया था तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वन, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर दे लिया। तो बट अब एरिया तुमने सोचा यार, एरिया तो नॉन नेगेटिव होता है, एरिया तो क्या होता है, बट यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ तो क्या आ रही है बेटा, नहीं, तो एरिया हमेशा साइन के साथ वैल्यू लेगा, डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी उसमें साइन इंक्लूड होगा, क्या होगा, उसको प्योर एरिया नहीं देगा, वो साइन इंक्लूड करके देगा, नीचे वाला एरिया को क्या कंसीडर करता है, नेगेटिव, और ऊपर वाले एरिया को क्या कंसीडर करता है, पॉजिटिव। क्यों करता है वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे जब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई होगी, बट आप बताओ, आप बताओ, आप एरिया निकालोगे y इक्वल टू माइनस वन का, एरिया निकालो बेटा, एरिया पॉजिटिव वाला एरिया निकालो, तो y इक्वल टू माइनस वन लाइन ये है बेटा, बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है वैसे, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू, अलजेब्रिक सम को, किसको रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक सम को, बट y इक्वल टू माइनस वन लाइन तो ये है नीचे, और एक्स एक्सिस ये है बेटा, और किसके बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू टू, सॉरी एक्स इक्वल टू टू तो इधर आएगा, एक्स इक्वल टू टू, और ये क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू थ्री। तो यदि एरिया की टर्म्स में बात करें तो ये लेंथ कितनी है बेटा, वन, लेंथ, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये लेंथ भी कितनी है बेटा, वन, ये लेंथ कंसीडर करेंगे हम, कोऑर्डिनेट थोड़ी कंसीडर करेंगे, एरिया निकालना हो तो क्या कंसीडर करते हैं बेटा, लेंथ, कि वाई एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, या छोड़ना, तो एरिया कितना आएगा इसका, वन इंटू वन वन, एरिया तो क्या है बेटा वन, बट डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई बेटा, माइनस वन। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल एरिया नहीं देता, क्या देता है बेटा, अलजेब्रिक एरिया, क्या देता है बेटा, क्या देता है बेटा, अलजेब्रिक एरिया। ये बात समझ में आई कि आपने देखा अब थोड़ा ओवरऑल कि इसने यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आई, तो ये इंटरनल प्रोसेस है डेफिनेट इंटीग्रल की, कि ये एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, इन जनरल ये एरिया को रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक एरिया को, क्योंकि एरिया तो क्या रहता है, नॉन नेगेटिव होता है, क्या होता है, नॉन नेगेटिव।
तो इतना लिखो सारे बच्चे। हाँ बेटा, अभी लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। आज मैं समझाने का ही काम करूंगा। लिख लो, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा नहीं। अब एक और एग्जांपल देता हूं, उससे मैं क्लेरिफाई करता हूं आपको कि क्या हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रल की इंटरनल प्रोसेस में हो क्या रहा है बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया वो ये क्वेश्चन करे, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। दो, इसकी दो चीजें निकालते हैं, एक तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रल की वैल्यू। सारे बच्चे निकालना बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। जिनको नहीं समझ में आया लास्ट बार एक बार ट्राई कर रहा हूं मैं। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, हर कोई बच्चा निकाल सकता है। क्या आएगी? जीरो। क्या आएगी बेटा? जीरो। सुनना बेटा, इधर देखना इधर, दोनों में डिफरेंस है बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाई टू, और अपर लिमिट क्या आएगी बेटा? टू। लोअर लिमिट क्या आएगी? -2। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो टू का स्क्वायर बाई टू, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर बाई टू। तो क्या फोर आएगा? ये भी 4/2, और ये भी क्या आएगा बेटा? -4/2। तो आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो। बोलो समझ में आया नहीं आया? बट आप बताओ इसका, इस ये कर्व कौन सा है? ये तो स्ट्रेट लाइन है बेटा। यदि क्वेश्चन पूछता है एरिया बाउंडेड बाई, y इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2, तो क्या आपका आंसर जीरो होता है बेटा? नहीं, देखने की कोशिश करते हैं बेटा क्या होता है। आप बताओ कौन सा एरिया निकालना है? y इक्वल टू एक्स लाइन तो ये तो होती है बेटा, और एरिया बाउंडेड बाई बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू -2 लाइन क्या होगी बेटा? ये होगी बेटा x इक्वल टू -2 लाइन, और x इक्वल टू 2 लाइंस ये होगी बेटा। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? x2 डाला है तो y भी क्या आएगा बेटा? 2। और यहाँ x-2 डाला है तो y भी क्या आएगा? तो आपको यदि ये एरिया निकालना है तो क्या चीज निकालनी है आपको? एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। यहां से यहां तक ने इस y इक्वल टू एक्स और एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बाउंड किया? ये तो किया बेटा। बोलो, बोलो, बोलो। तो ये एरिया कितना होगा? बेस कितना है बेटा? ये क्या हाइट कितनी है बेटा? 2। ये कितनी है? 2। ये बेस कितना है बेटा? 2। हाइट कितनी है बेटा? 2। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आंसर क्या है बेटा? 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आया? और बेटा एरिया तो इसका भी 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। यस और नो? क्या आएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। इसका भी एरिया कितना आएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास टोटल एरिया कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। क्या आएगा? अरे जीरो कहां से आएगा? एरिया तो पॉजिटिव है। तेरे पास एक खेत इधर है, एक खेत इधर है, तो उसका एरिया जीरो हो जाएगा? नहीं, एरिया जीरो नहीं होगा। यहाँ आपको मान लो, यहाँ प्लॉट है उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ जो प्लॉट है उसका एरिया क्या है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल एरिया कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक इधर है और एक पीछे वाला ये लिफ्ट की तरफ है। यस और नो? तो, तो आपको एरिया यदि निकालना होता तो क्या था आंसर? 4 स्क्वायर यूनिट। क्या होता है? और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है? जीरो। तो डेफिनेट इंटीग्रल कभी एग्जैक्ट एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। यस और नहीं? जीरो वैल्यू क्यों आ गई उसमें? उसने साइन के साथ वैल्यू कंसीडर कर ली, ऊपर वाला एरिया को +2 ले लिया और नीचे वाले एरिया को, और नीचे +2। ये इंटरनल प्रोसेस अभी मैं समझाऊंगा जब मैं डेफिनेशन डेवलप करूंगा। तो ये +2 -2 टोटल इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई बेटा? जीरो। क्या हो गई बेटा? जीरो। बात समझ में आई? तो दो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन क्या है? अलग। मेरी बात समझ में आई?
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर ये खुद पॉजिटिव है जब तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें तो जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है इसमें कुछ पार्ट नीचे की तरफ है और कुछ पार्ट, तो इसने क्या किया पता है, इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को -2 कंसिडर किया और इसकी वैल्यू को +2 कंसिडर किया है, और यहां से यहां तक एरिया निकालना या यहां से यहां तक डेफिनेट इंटीग्रल निकालना था, तो इसने दिया -2 + 2। ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है वो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। पहली बात, आपको आज तक ये नहीं पता 99% कि डेफिनेट इंटीग्रल का संबंध एरिया से डायरेक्टली क्यों है। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं समझाने की, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, वैसे तो रिमान इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें आती है। अरे इधर देखो बेटा, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो ये कर्व ऊपर है, नीचे भी हो सकता है बेटा, मैं समझाने के लिए ऊपर ले रहा हूं। ये कर्व है और x = a, और ये क्या है बेटा, x = b। मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, मेरी मन की मर्जी। मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं, बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड करूं, कैसे भी कर सकता हूं। मैंने क्या किया, एक छोटे से पार्ट का एरिया देखा, इतना छोटा सा पार्ट, बस इतना छोटा सा, इतना छोटा सा पार्ट, वैसे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं आपको, इतना छोटा सा पार्ट, इसका एरिया निकाला। ऐसी छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई मैंने इसमें, क्या बनाई बेटा, छोटी छोटी स्लाइड्स। जैसे ये ऐसी छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई बेटा, ऐसी ऐसी इनफाइनाइट स्लाइड्स बनाई, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाए। कितने रेक्टेंगल्स बनाए बेटा, इनफाइनाइट। समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट आपको लिंक ही नहीं पता लगेगा फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो। ठीक है, तो आप ये बताओ यदि मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा बेटा। मान लो इसकी लेंथ क्या है बेटा, dx या डेल्टा एक्स, क्या है, डेल्टा एक्स। अब मेरे को यदि ये विड्थ मैंने बहुत वेरी वेरी स्मॉल मानी है, क्या मानी, वेरी वेरी स्मॉल, अभी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो यदि मुझे यहाँ ये एरिया निकालना है, ये एरिया, तो मेरे लिए दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत क्या है मेरे लिए, ये कर्वेचर पार्ट आ गया है। यदि मैं बड़ी लेंथ लेता हूं तो क्या लेता हूं, ये रेक्टेंगल बना ही नहीं, बट मैं इसको और छोटा कर देता हूं, इस स्ट्रिप को और छोटा कर देता हूं, तो ये रेक्टेंगल की तरह फील नहीं कर रही, ये कर्वेचर पार्ट दिखाई नहीं देगा आपको, यस और नो, बोलो। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का यदि एरिया निकालना चाहते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा ए से। तो वो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट। तो विड्थ कितनी है बेटा, और हाइट निकालनी है। अब हाइट पे तो चाहिए इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, क्या करें, अप्रोक्सीमेट। तो आप अब किस पे वैल्यू निकालें, कोई बच्चा कहेगा ये पॉइंट सर एक्स है, ये पॉइंट क्या है सर, एक्स। सर डेल्टा एक्स आगे गए तो ये पॉइंट क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उनके बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा, तो सर एक्स पे हाइट ले, एफ एक्स पे हाइट ले, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे हाइट ले, मैं बोला किसी पे हाइट ले लो। मैं थोड़ा सा स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालना चाह रहा हूं, तो इसका एरिया कोई बच्चा यदि हाइट एक्स लेगा तो इंटू एफ एक्स हो जाएगा, यदि ये कंसिडर करेगा तो। यदि कोई बच्चा ये हाइट कंसिडर करेगा तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। कोई बच्चा इसका मिड पॉइंट कंसिडर करेगा तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस, सर ये मिड में जो पॉइंट है ना उस पर हाइट ले लेते हैं, तो ले लेते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। कुछ भी ले सकता है बच्चा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं एफ एक्स भी ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, या एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स क्या आ गया बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखना, अब मैं यदि डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच करवाता हूं, यदि विड्थ वेरी वेरी स्मॉल होगी, क्या होगी, तो यदि मैं डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच करवाता हूं, तो ये डेफिनेशन तो आपको आती है, क्या है बेटा, ये डेफिनेशन किसमें, किसकी डेफिनेशन है बेटा, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है, किसकी, स्लोप की। यानी यदि वहां स्लोप कब आता था, तो यहाँ डिस्टेंस आती थी, यहाँ क्या आती थी, डिस्टेंस। तो ये किसमें रेट ऑफ चेंज है, एरिया में रेट ऑफ चेंज, किसमें रेट ऑफ चेंज है बेटा, वहां डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज क्या कराती थी, वेलोसिटी, और यहाँ एरिया में रेट ऑफ चेंज है, तो इसलिए क्या बन गया बेटा, ए डैश एक्स, ए डैश, ए डैश एक्स ही तो बन गया, यस और नो, बोलो। और ये क्या बन गया बेटा, डेल्टा एक्स यदि जीरो की तरफ जाएगा तो ये बन गया एफ एक्स, क्या बन गया, एफ एक्स। तो ए डैश एक्स किसके इक्वल है बेटा, एफ एक्स के। आपको पता है यदि ए को डिफरेंशिएट करने पे, एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा बेटा, एरिया। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा बेटा, एरिया। ये मैंने थोड़ा बहुत जनरल आइडिया दिया है, क्या दिया है, जनरल आइडिया। ठीक है, और भी इंटरनल प्रोसेस समझाएंगे वो जेई के सिलेबस में, लिमिट ऑफ सम में, ठीक है। बट थोड़ा बहुत मैंने आइडिया समझाने की कोशिश की है कि यार इस एफ एक्स को इंटीग्रेट करने से एरिया क्यों आता है, जिससे थोड़ा बहुत आप कन्विंस हो जाओ, थोड़ा बहुत।
मैं एक ही बार बताना चाह रहा हूँ, जिससे अगले चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है। अगले चैप्टर के क्वेश्चन है 20 20 25 कोई क्वेश्चन कर लेगा बोर्ड में, यदि 30 क्वेश्चन कर लेगा तो वो चैप्टर हो गया अगला। ठीक है। समझ में आ गया बेटा इतना? आ गया? नहीं है? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले रहा है? वैसे तो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू ले रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बट और यदि आप इंटरनल थोड़ा सा समझना चाहो, तो आप कैसे समझ सकते हैं? ध्यान से देखना बेटा। यदि आप और समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हो, इधर देखना। आपको इसको ऐसे समझ सकते हो, देखना बेटा। ये आपका फंक्शन है, मान लो कर्व नीचे की तरफ मान लो, ऊपर की तरफ मान लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स है। और आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे आया है, अभी अभी बताया। तो आपने क्या बनाई थी बेटा? ये स्ट्रिप्स बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा? स्ट्रिप्स। इसको और भी अच्छे से करते हैं हम। ऐसे आपने स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा? ए से बी तक स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स बनाई थी। यस और नो? बट ध्यान से सुनना। यदि हम इस स्ट्रिप का एरिया लेंगे तो ये रेक्टेंगल बनाएंगे, इस स्ट्रिप का एरिया लेंगे तो ये रेक्टेंगल बनाएंगे, इस स्ट्रिप का एरिया लेंगे तो ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ये रेक्टेंगल बनाएंगे। तो आप इन रेक्टेंगल्स का एरिया तो निकाल सकते हो ना? यस और नो? इन रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे निकालोगे बेटा? इन रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे निकालोगे? देखो, आप ये एरिया देखो, ये एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया देखो, और एरिया अंडर द कर्व देखो, तो देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा। यस और? तो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, अभी क्या करना है बेटा? अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या पता होनी चाहिए बेटा? आपको इसकी विड्थ पता होनी चाहिए और इसकी हाइट पता होनी चाहिए। यस और नो? अब पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन सा है, इतना तो पता होना चाहिए बेटा। यस और नो? आपको इसका एरिया निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए नहीं पॉइंट कौन सा है, तभी तो डिफरेंस निकाल पाओगे आप। यस और नो? विड्थ तभी तो निकाल पाओगे। और हाइट, हाइट निकालने के लिए क्या तो इस पे हाइट निकालोगे या इस पे निकालोगे बेटा? यदि अप्रोक्सीमेट करना है, क्या करना है? अप्रोक्सीमेट करना है। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ गई? यार ए से बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कितना है। और हर एक रेक्टेंगल की विड्थ आपने क्या ली है? बराबर ली है, अनइक्वल ली है या इक्वल ली है? तो आपको समझाने के लिए, सारे के सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ क्या है बेटा? इक्वल। क्या है? अब क्या माने? इधर देखना बेटा, क्या माने? क्या माने विड्थ? कितने पार्टीशन किए गए, कितने रेक्टेंगल्स बनाए? मान लो मैंने एन बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए? एन। तो बेटा पार्टीशन करने के लिए बीच में A1 लेना पड़ेगा, फिर A2 लेना पड़ेगा, फिर A3 लेना पड़ेगा, फिर A4 लेना पड़ेगा, फिर A5। और इन सबकी विड्थ यूनिफॉर्म मान लेते हैं। क्या आएगी बेटा? H। ये भी क्या आएगी बेटा? H। ये भी क्या आएगी बेटा? H। और ये भी क्या आएगी बेटा? H। ये भी क्या आएगी बेटा? H। और ऐसे करते करते कितने पार्टीशन, कितने रेक्टेंगल्स बनाए बेटा मैंने? N। N रेक्टेंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? N+1। N+1। जैसे तीन रेक्टेंगल, यदि दो रेक्टेंगल्स बनाने हैं तो कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3। बेटा लिखो मत इसको, इसको मत लिखो, मुझे पता है, इसको लिखो ही मत। ठीक है, बस ये आपको इंट्यूशन देगा अगले चैप्टर में और इस चैप्टर में। तो ये पॉइंट मुझे पता है, एच 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 एच, इन सारी बिट्स को मिला लूं मैं। एन रेक्टेंगल्स हैं, इन सारी बिट्स को मिला लूं तो क्या बन जाएगी बेटा? विड्थ ऑफ होल इंटरवल। और विड्थ ऑफ होल इंटरवल कितनी है बेटा? B-A। क्या है? B-A। तो ये किसके इक्वल आएगी बेटा? B-A। तो ये एच विड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? B-A/N। तो ये विड्थ, रेक्टेंगल की विड्थ किस पे डिपेंड करती है? कि आपने जो एक कर्वेचर पार्ट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्टीशनिंग की है, उसके कितने 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 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, उस बात पर डिपेंड करता है। तो मान मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? एन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? और हर एक की साइज कितनी है बेटा? एच 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 एच। हर एक की विड्थ कितनी है बेटा?
एच। तो यदि मैं ये पॉइंट पूछूं, ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट, तो ए से एच डिस्टेंस आगे चलेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए प्लस एच। क्या आएगा, कहाँ पे, कहाँ पे, एन क्यों होगा, मैंने बोला उसके चक्कर में मत पड़ो, मैंने इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या बोला, हमें समझ गया, तो नोटेशन से, नोटेशंस मैंने गलत मान लिए, मैंने इसको ए एन इसको मान लूंगा, ठीक है। इधर देखना बेटा, ये ए वन है और ये ए टू है और ये मान लो बी है, कितने पॉइंट्स है बेटा, 1 2 3 4, रेक्टेंगल्स तो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना, ये भी एच है, ये भी एच है, ये एच कितनी बार आएंगे, जितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, जितने, और वहां एन प्लस वन मानो, एन प्लस टू मानो, एन प्लस थ्री मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा रेक्टेंगल बनाएंगे रिजल्ट इतना ही क्या आएगा, एक्यूरेट, क्या आएगा, एक्यूरेट, ठीक है। तो उससे मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है, बस मुझे रफली दिखाना है, जिससे आप बार बार ये नहीं सोचो कि क्या एरिया कैसे आ गया। आप बताओ बेटा, इसका, यदि मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो आपको विड्थ तो पता चल गई, चलो एच है, क्या है एच, और तुम कोई हाइट कौन सी ले, ये हाइट लें, ये हाइट लें, कौन सी हाइट लें, ये इंटरवल कौन सा है, ए से ए प्लस एच, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ए प्लस टू एच, एच एच डिस्टेंस आगे चलो, ये ए प्लस थ्री एच, ये ए प्लस फोर एच, ये ए प्लस फाइव एच। तो इसमें अब दिक्कत ये आ गई कि ए की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लें, ए प्लस एच की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लें, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लें बेटा, किसी की कॉरस्पॉन्डिंग ले लो, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, हम तो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एरिया को, क्या करें हम तो, अप्रोक्सीमेट, तो आप ए पे हाइट ले लो, या इस रेक्टेंगल की अप्रोक्सीमेट हाइट निकालने के लिए ए पे हाइट ले लो, या ए प्लस एच पे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, एच इंटू एफ ऑफ ए, एच इंटू, मैंने लोअर मोस्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हाइट ले ली, यस और नो। अगला पॉइंट है ये ए प्लस एच है, और ये कितना है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, ए प्लस टू एच। तो इस एरिया का एरिया निकालना, मान लो इसका, मुझे तो इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया, इस रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया निकालने के लिए तो फिर विड्थ तो कितनी है बेटा, यूनिफॉर्मली एच, बट हाइट किसके कॉरस्पॉन्डिंग ले, ए प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग ले, या ए प्लस टू एच के कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्डिंग ले, किसी के ले लो, तो मैंने लोअर मोस्ट पॉइंट जो है, पहले जो पॉइंट आ रहा है ए प्लस एच, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ले ली। ऐसे ही हम हर एक रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे बेटा, एरिया, अगले का क्या आएगा, एच ऑफ एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे लास्ट रेक्टेंगल क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये छोड़ दो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी इस स्ट्रिप का एरिया है, ये अगली स्ट्रिप का एरिया, ये अगली स्ट्रिप का एरिया, उनका क्या कर दिया मैंने, सम। तो किसका एरिया आएगा अप्रोक्सीमेट, किसका एरिया आएगा बेटा, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस एंड अबो द कर्व, और बिटवीन द एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, यस और नो, अप्रोक्सीमेट एरिया क्या आएगा, क्या आएगा, यदि एक्यूरेट एरिया निकालना चाहते हैं तो इस ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल्स में। पर ध्यान से सुनना, ये बेटा एरिया नहीं आया, दोबारा सुनो, ये एरिया नहीं आया, क्योंकि एफ ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, और एफ ऑफ ए प्लस एच पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, और ये तो डिपेंड करता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे, यस और नो। तो या तो ये हो सकता है, ये तो मैंने ग्राफ स्मूथ बना दिया, कुछ पार्ट ऊपर हो, कुछ पार्ट नीचे हो, तो कुछ पार्ट, कुछ एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी, यस और नो, आवाज नहीं बेटा। तो ओवरऑल डिफरेंस करके देगा, क्या देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर देगा, फिर बाद में क्या करेगा, डिफरेंस, बाद में क्या करेगा, इस समय से में दिखाई दे रहा है, यस और नो, बोलो। और इसी का नाम मैंने वहां प्रूफ किया था कि जो एरिया फंक्शन है उसी को क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एफ एक्स डी एक्स, यही तो कहते हैं ना बेटा। तो ये जो चीज आएगी, ये अल्जेब्रिक डिफरेंस आएगा, क्या आएगा बेटा, एरियाज का अल्जेब्रिक डिफरेंस, क्योंकि कुछ रेक्टेंगल्स की हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव होंगी और नीचे हो तो, ये तो मैंने एक पोर्शन में लिया है, तो हर बार आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, बट ग्राफ तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्ट्रिप तो ऐसे ही बन सकती है, कुछ ऊपर और कुछ नीचे, तो ऊपर वालों को ये क्या कर लेगा, पॉजिटिव कंसिडर कर लेगा, नीचे वालों को तो एरियाज का डिफरेंस दे देगा, क्या देगा, एरियाज का डिफरेंस।
और तो इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है बेटा, इन जनरल एरिया का डिफरेंस, यदि ऊपर भी है और, हाँ यदि ऊपर ही है तो प्योर एरिया देगा, ऊपर है तो क्या देगा, और नीचे है तो प्योर एरिया का क्या देगा, नेगेटिव एरिया क्या देगा। क्यों, क्योंकि हर एक से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे बेटा। यदि ये लेंथ एफ ऑफ ए है और यदि इसको एरिया के टर्म्स में डिफाइन करना है तो इसकी लेंथ क्या आएगी, मोड ऑफ एफ ऑफ ए, क्या आएगा, मोड ऑफ। यदि मान लो -2 लेंथ है मान लो, तो एरिया के टर्म्स में डिफाइन करें तो लेंथ 2 ही होगी बेटा, क्या होगी, 2। ये तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में डिफाइन कर रखे हैं ना, एफ ऑफ ए प्लस एच फंक्शन की वैल्यू। तो ये सारी नेगेटिव आ रही है यहाँ, बट इस ग्राफ में तो कुछ पार्ट पॉजिटिव आएगा स्ट्रिप का, कुछ पार्ट, तो डिफरेंस आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्या आएगा, डिफरेंस। तो ऊपर वाला ऊपर है तब तो पक्का क्या आएगा, एरिया, नीचे हो तो क्या आएगा, एरिया का नेगेटिव। बट कुछ पार्ट एफ एक्स अगर आपका ऊपर है, कुछ क्या है बेटा नीचे, तो क्या आएगा, एरिया का डिफरेंस, क्या आएगा, एरिया का डिफरेंस। समझ में आ गया। एक बार लास्ट बार मेरी कोशिश प्लीज, एक बार देख लो बेटा, अभी लिखो मत बेटा, मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, एक बार सुन लो, लिखो लिखो मत बेटा, दोबारा रिपीट करूंगा मैं, जब मैं केसेस लिखवाऊंगा अगले चैप्टर में तो ये बताऊंगा नहीं, केसेस बनाऊंगा सिर्फ। मान लो किसी कोई फंक्शन ये है बेटा, देखना एक बार लास्ट बार, मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट क्या है A1, ये पॉइंट क्या है A2, ये पॉइंट क्या है A3, ये पॉइंट क्या है A4, ये पॉइंट A5, ये पॉइंट A6, ये पॉइंट A7 और ये पॉइंट A8। मैं किसी फंक्शन का आपको ग्राफ दे दिया मैंने खुद से, मैं बोल रहा हूं ये एरिया 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 बोल रहा हूं, एरिया मतलब नॉन नेगेटिव, ये एरिया है 2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये 3 है और ये 5। समझ में आ गया। तो हम आपसे टोटल एरिया पूछे तो क्या आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, बेटा 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 5 15। बट मैं आपसे पूछता हूँ कि A1 से A8 तक क्या निकालो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो, क्या निकालो। तो आप बताओ जब A1 से A2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ग्राफ तो ऊपर है, तो एरिया की वैल्यू भी क्या आएगी, जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आई, जो एरिया की वैल्यू आई वही किसकी वैल्यू आएगी, डेफिनेट, क्योंकि सारे हाइट क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो इस पार्ट में आपने इस इंटीग्रेशन को A1 से A8 तक के इंटीग्रेशन को कैसे डिवाइड कर दिया, A1 से A2, यस और नो। भाई एरिया तो कैसे निकालो, भाई आपको ये टोटल एरिया निकालना है तो पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर तीनों ऐड कर दो, बात तो एक ही है ना। तो मैं पहले A1 से A2 तक क्या निकालूंगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर क्या निकालूंगा बेटा A2 से A3 तक, और फिर A3 से A4 तक, A4 तक, और ऐसे करते करते कहां तक इंटीग्रेट करूंगा बेटा, A7 से 8। अब तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। भाई एरिया निकालना थी, तोड़ तोड़ के निकालो, चिटोटो निकाल के करो। मुझे बताओ A1 से A2 तक, A1 से A2 तक ऊपर ग्राफ है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो जो एरिया आएगा वही क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, +2। बट A2 से A3 क्या है, ग्राफ नीचे, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। किसकी नेगेटिव आएगी, इस एरिया की नेगेटिव, क्योंकि A2 से A3 में इंटायरली क्या है, नीचे की तरफ, तो इसका एरिया क्या है, 2। एरिया 2 है बट डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या आएगा, -2। समझ में आया, क्योंकि यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना कि एरिया, एरिया तो मैंने ही दिया है, यस और नो। अगले में क्या आएगा बेटा, ऊपर +2, फिर अगले डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, -2। इसकी क्या आएगी बेटा, इसकी -2 + 2 + 2 + 2, फिर क्या आएगा, +2, फिर क्या आएगा बेटा, -3, और ये क्या आएगा, +5। ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो क्या आएगी वैल्यू फाइनली 4। तो ये डिफरेंस है, एरिया 18 आ रहा है और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। इसी को यदि हम इंटीग्रेट करते A1 से A8 तक तो आंसर क्या आता है बेटा, 4। तो उसने क्या कर दिया, डिफरेंस दे दिया, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव दे दिया सबको, नीचे वाले एरिया को, और फिर डिफरेंस किया कैसे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, ऊपर वाले एरिया को +11 लिख दिया और नीचे वाले को 2 2 4, 4 + 3 7, इसको लिया -7, तो 4 आ गया। बट असली में क्या होने थे वो ऐड, यदि एरिया निकालना हो तो क्या निकालना हो, एरिया। और डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उस प्रोसेस में लेता है। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपकी कहानी रिपीट कर दी, जिनको नहीं भी समझ में आया, थोड़ा बहुत कम आया तो भी चलेगा, बट ये जरूर ध्यान रहेगा कि एरिया का डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ लिंक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है,
फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी या ओपन इंटरवल ए कोमा बी में, तो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? क्या आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे? जैसे ये क्वेश्चन है, देखना, -1 से 1 मोड एक्स अपॉन एक्स। क्या बेटे -1 से 1 में कॉन्टिन्यूस है? नहीं। किस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है? जीरो पे। मिड पॉइंट है वो, तो एंड पॉइंट से तो हमने बातें कर ली, बट बीच में डिसकंटिन्यूस हो तो क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नहीं लगा सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाने के लिए फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन एटलीस्ट ओपन इंटरवल ए टू बी। बीच में हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए बेटा? बीच पे हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। मैं कह रहा हूं कि यदि एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो जाए ओपन इंटरवल ए कोमा बी, ओपन का मतलब क्या है? समवेयर बीच में। ए भी इंक्लूड नहीं है, बी भी इंक्लूड नहीं है, कहां डिसकंटिन्यूस है बेटा? बीच में। तो हमें क्या करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं क्या एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। ये बातें बाद बाद में नहीं आएंगी, फिर क्वेश्चन आएगा एक दो ही ऐसे। ठीक है? जैसे एफ एक्स का ग्राफ ऐसा हो, ए से बी के बीच में, ये ए है और ये फिर टूट गया बीच में सी वन पे, और फिर बीच में ऐसा ग्राफ आ गया बेटा नीचे की तरफ। ये सी वन पे डिफाइन ही नहीं है, और ऐसा ग्राफ आ गया सी टू पे, फिर ऐसा ग्राफ आ गया सी थ्री पे। तो ऐसे करते करते और यहां भी आ गया। यानी ए से बी के बीच में कहां कहां डिस्कंटिन्यूस है बेटा? सी वन पे और सी टू पे और सी थ्री पे। और हमें क्या निकालना है बेटा? ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? हाँ, ये पक्का बताया कि ए से सी वन में कॉन्टिन्यूस है बीच में। ए से सी वन में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। सी वन से सी टू के बीच में कहीं ब्रेक, सी टू से सी थ्री के बीच में कहीं ब्रेक। बेटा देख लो, सी टू से सी थ्री के बीच में कॉन्टिन्यूस है, और सी थ्री से बी के बीच में क्या है? कॉन्टिन्यूस। ये समझ में आ गया? तो हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अबाउट। किसके अबाउट? क्योंकि हम एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस रखना चाहते हैं, एंड पॉइंट्स पे हो या नहीं हो चलेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? ए से बी डायरेक्ट इंटीग्रेट ना करके सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? सी वन। तो ए से सी वन इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा? सी वन से कहां इंटीग्रेट करेंगे? सी टू। फिर क्या इंटीग्रेट करेंगे? सी टू से लेके कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा? सी टू से कहां तक करेंगे बेटा? सी थ्री। और फिर सी थ्री से कहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा? बी। ये तो बात समझ में आ गई। बट आप बताओ, जब ए से सी वन इंटीग्रेट किया आपने, तो आप बताओ सी वन के लेफ्ट में रहा ना, ये एरिया निकाला ना आपने। तो सी वन के क्या रहे? लेफ्ट में। क्या रहे बेटा? लेफ्ट में। जब आपने सी वन से सी टू तक का एरिया निकाला, तो सी वन के राइट में और सी टू के लेफ्ट में हो। बट एरिया, इसका एरिया ये है, और मैं इस डॉटेड लाइन को इंक्लूड नहीं करूं। अब इसका एरिया दोनों का सेम ही तो होगा, क्योंकि एक लाइन का एरिया कितना होता है बेटा? जीरो। एक लाइन का एरिया कितना होता है? जीरो। तो यहाँ इसलिए लिमिट यूज कर रहे हैं, सी माइनस यूज किया है। यहाँ सी वन की राइट में जस्ट राइट से स्टार्ट करूंगा, और सी टू के जस्ट लेफ्ट से एरिया निकालूंगा, तो ये सी वन माइनस आएगा, सी वन प्लस आएगा, और सी टू के जस्ट लेफ्ट में और सी वन के राइट में। जब इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? सी टू प्लस, क्योंकि ऊपर आ रहे हैं ना, यहाँ इसकी वैल्यू से मतलब है ना, ये तो है ही नहीं ग्राफ यहाँ तो सी टू प्लस आएगा और सी थ्री माइनस। और बेटा यहाँ सी थ्री प्लस, और बेटा बी यदि कॉन्टिन्यूस है तो बी आ जाएगा, और डिसकॉन्टिन्यूस है तो बी माइनस। इस तरीके से हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ब्रेक। अब सुनना उस क्वेश्चन को जो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या निकालना बेटा? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इधर बोर्ड की तरफ देखो बेटा। -1 से 1 मोड एक्स अपॉन एक्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या -1 से 1 में मोड एक्स, बेटा मोड एक्स अपॉन एक्स, ये जो फंक्शन है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है बेटा? क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं। कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है? जीरो पे। तो जीरो क्या है इसका? इंटरमीडिएट पॉइंट। क्या है? तो और कोई डिसकंटिन्यूटी है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा डिफाइंड होता है, बस क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और मोड एक्स तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है। तो जिस डिसकंटिन्यूटी क्या आई बेटा आपकी? सी वन की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो। तो किसके अबाउट ब्रेक करेंगे बेटा? जीरो के अबाउट। तो क्या लिखेंगे बेटा? लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, -1 से कहां जाएंगे बेटा? आगे। -1 से 1 के बीच में तो जीरो है, और जीरो के अबाउट ब्रेक क्यों किया? क्योंकि वहां पे डिसकंटिन्यूटी है। क्या है? तो -1 से जीरो गए, और जीरो से क्या गए बेटा? वन। और यहाँ सेम फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन यहाँ आएगा वही फंक्शन यहाँ आएगा। समझ में आ गया? बट यहाँ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? प्योर नेगेटिव। और यहाँ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन प्योर क्या है? पॉजिटिव। बट मैंने आपको बताया था कि जब -1 से जीरो में डिस्कस करें तो जीरो के क्या रहेंगे बेटा? लेफ्ट में। क्या रहेंगे?
क्योंकि वहां तो डिफाइंड ही नहीं है। और जब 0 से 1 पे डिस्कस करें तो 0 के क्या रहेंगे बेटा, राइट में। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ये मोड किससे खुलेगा, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा बेटा, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ मोड को खोलने के लिए क्या पता होना चाहिए कि एक्स पॉजिटिव है या, तो इस यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है बेटा, -1 से 0, तो एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो -1 से 0 में मोड एक्स कैसे खुलेगा बेटा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है, ये एक्स की लिमिट्स है, क्या है एक्स की, तो एक्स खुद क्या है नेगेटिव, तो मोड एक्स क्या आएगा बेटा माइनस है, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और बेटा ये किसी के साथ नहीं खुलेगा, ये तो एज इट इज अपनी वैल्यू लेगा, क्योंकि यहाँ मोड थोड़ी लग रहा है अपॉन डीएक्स। बट यहाँ देखो बेटा 0 से 1 मोड एक्स अपॉन एक्स, बेटा एक्स 0 से 1 में मोड एक्स क्या होता है बेटा, एक्स पॉजिटिव होता है, तो मोड लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करना भी आसान हो गया, तो क्या है बेटा -1 से 0 क्या है बेटा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, -1 dx, और ये क्या हो जाएगा 0 से 1 1 dx। समझ में आ गई मेरी बात, बोलो नहीं आई क्या। अब तो समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेट कर लो कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स और इसका इंटीग्रेशन -x, और अपर लिमिट क्या आएगी 0 -1, और यहाँ क्या आएगा बेटा 1 से 0। एक बार लोअर लिमिट डालोगे तो -0, फिर सॉरी अपर लिमिट डालोगे -0, लोअर लिमिट डालोगे तो बेटा माइनस और -1, -1 डालेंगे तो दो माइनस, एक माइनस क्वेश्चन में है, एक यहाँ, और एक बेटा फॉर्मूले में है जीबी माइनस जीए, और यहाँ क्या आएगा बेटा 1 -0। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा +1 क्या आएगा, और +1 क्या आएगा बेटा प्लस, हाँ 3 बार है, हाँ तो क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ आई। तो आज मैंने कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई है, फिर इसके अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, अब क्वेश्चन करेंगे। आप 10.1 ट्राई कर लेना, ठीक है, और उससे पहले वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा फिर। Thank you, sir. पढ़ाई है सच्चाई है, बोलने से क्या फायदा तुम्हें, मतलब स्कूलों में टेक्निकली स्पीड से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसे वो भाषा सिलेबस करना है बस देखो नवंबर और अक्टूबर में क्या है, ठीक है 15 छुट्टियां हैं, जब दिवाली जल्दी है, दिवाली जल्दी करो तुम तेरे बच्चों का स्मार्ट है पूरी भी हाँ फिर उसके बाद ठीक है कर रहा है हाँ। हाँ तो होमवर्क देख लो फिर अगर क्या है।